आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको डेली जो हम रिलीज करते हैं वो आपको डेली नई नई यूट्यूब पर क्लासेज मिलती रहेंगी और उनका आप आनंद से अध्ययन करते रहें। ये कोरोना का मिशन चल रहा है, ठीक है। चलिए देखो, तो हमने आज आपके सामने लाए हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है पररूप संधि। हो सकता है आपने इससे नेक्स्ट पहले पढ़ा होगा आफ्टर, जो थी पूर्वरूप संधि, लेकिन अब हम लेकर आए हैं पररूप संधि। इसको समझने में बिल्कुल ही बारीकी से नहीं समझना है, बिल्कुल टेंशन फ्री समझना है। ऐसा लगेगा कि हम जैसे कि कोई खेल में या कोई गेम खेल रहे हो। देखिए कि हम आपको सूत्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं। ये वासुदेव शास्त्री जी का नियम है कि हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चों को, ना कि गुमराह नहीं करते हैं। जैसे कि देखो, अगर मान लीजिए हमें त्रिभुज का या आयत का सूत्र से अगर हम उसका हल करेंगे सवाल को, तो हमें बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए हम उसको अपने मन से, अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी दिमाग लगा करते हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो हमें सूत्र के माध्यम से चलना है, लेकिन मैं आपको सूत्र ऐसा समझाऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से। देखिएगा, पररूप संधि, पररूप संधि विधायक सूत्र कौन सा है? एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। ये समझिएगा, जो आपको इससे नेक्स्ट पहले जो कराई थी, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कराई थी ना, नेक्स्ट क्लास, वो थी अपनी कौन सी? पूर्वरूप संधि। ये पूर्व पर पररूप ऐसा है, बिल्कुल इनका अपोजिट, अपोजिट बोले तो विलोम पद है एक दूसरे का। वो कैसे होगा? देखो, एंग पररूपम, यानी कि इसका मतलब है, एंग का मतलब मैंने आपको पहले बोल रहा था, ध्यान रखना बेटा, मैं ये बता चुका हूं कि ये एंग क्या है? माइनस, ये है अपना है प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार है। एंग क्या है? प्रत्याहार। तो देखिए, और इसमें जो है ना ये सूत्रवृत्ति, सूत्रवृत्ति का मतलब होता है कि इसी बात को, इस सूत्र की बात को संस्कृत भाषा में कहना, और मैं इसका करूंगा हिंदी अर्थ, बस इतना अंतर है। यानी कि इस सूत्र की बात को संस्कृत में वृत्ति कहते हैं, और इस सूत्र की बात को यहां रखा गया है। बस देखो, आत, उपसर्ग, धा और एंग, एंग जानते हो? ए या ओ, और परे माने बाद में। आत का मतलब यहां होता है ऐसे, और उपसर्ग मान होता है उपसर्ग। जानते हो आप संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। देखिए, मैं आपको इतना सरल तरीके से बता रहा हूं कि आत, आ, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। देखो, ये जो कह रहा है कि पूर्व पद में जो ह्रस्व ए होगा वो कैसा होगा? उपसर्ग स्तः, यानी कि जो इस पूर्व पद में जो ए होगा ना, ये वाला अ, ये किसका होगा? उपसर्ग का होगा। किसका होगा? उपसर्ग का। और जो बाद में होंगे वो एंग, एंग बोले तो ए और ओ, ए और ओ, इनमें से कोई भी ये दोनों वर्ण हो सकते हैं, इनमें से कोई भी ये दोनों वर्ण हो सकते हैं। समझ आई बात? बिल्कुल नॉर्मल। पूर्व पद में क्या होना चाहिए? उपसर्ग स्थित आ, यानी कि जो ये ए होगा वो किसका होगा? उपसर्ग का होगा। किसका होगा? उपसर्ग का होगा। और इधर उत्तर पद में क्या होगा? या तो ए होगा या ओ होगा। इतना समझना है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पररूप एकादेश। ये समझना बस, क्लियर? यानी कि जो पूर्व पद होगा उसमें जो ह्रस्व ए होगा वो किसका होगा? उपसर्ग स्थित होगा, अर्थात वह उपसर्ग का ए होगा। किसका होगा? उपसर्ग का है। तो अब वो उपसर्ग का कैसे आएगा वो आपको मैं उदाहरण कराऊंगा, तब बताऊंगा। इसके बाद उत्तर पद में क्या होगा? ए या ओ। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि जिन बच्चों ने पूर्वरूप संधि की क्लास ली है उनको पता चल गया होगा कि सर आपने पहले बताया था कि पूर्व पद में तो ए या ओ हो और उत्तर पद में क्या हो? आ हो। अब यहाँ उल्टा हो गया है बिल्कुल। पर रूप में, यहाँ पर रूप में क्या कर दिया है?
पूर्व पद में तो ह्रस्व ए हो, और लेकिन वो कैसा ए हो, उपसर्ग वाला। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, बस इतना अंतर है। यानी कि ये जो आ था ये इधर था, और ये ए और ओ कहाँ थे, इधर थे, इनका इंटरचेंज कर दिया है। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं अपन, ये जो पररूप संधि है ये पूर्व संधि की क्या है, अपवाद है, विलोम है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें इसको समझना है। तो मैं आपका एक छोटा सा मॉडल बना रहा हूं जिसमें आपको एक सारणी में आप समझ सकते हो। देखो बिल्कुल सरल है, नो प्रॉब्लम, आप तो बस देखते रहो, लाइक करते रहो। इसमें आपको करना क्या है, जैसे उपसर्ग स्थित आ, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। ठीक है जी, अब यहां ए या ओ, बस इतना समझना है। अब मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल हम समझ गए। यह आपका हो गया सामान्य रूल, सामान्य नियम या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सही है। जैसे देखो प्रेजते, क्या लिखा है मैंने, प्रेजते, ये क्या है, उदाहरण है। क्या ये, उदाहरण, प्रेजते। तो अब हमें देखना क्या है इसमें बेटा, कुछ नहीं देखना है, बस नॉर्मल करना है। अब देखो हमें इसको कैसे करना है, यहां लिखा प्रे प्लस एजते, देखो नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, इस ये आपस में मित्र हैं और इस बात तो कह रहे हैं कि भाई मैं तभी ऐसा काम कर सकता हूं जब तू मेरी बात को मानेगा। तो कैसे मनवा रहा है, देखो बात को, इसने ये कहा है कि मैं इस को इसी प्रकार कर सकता हूं अगर मान लीजिए पूर्व पद में, यदि पूर्व पद में क्या होगा, उपसर्ग का ए होगा तो ही मैं पररूप कर पाऊंगा, और अगर मान लीजिए पूर्व पद में उपसर्ग का ए नहीं होगा तो मैं पररूप नहीं करूंगा। तो देखिएगा ये प्रे क्या है, उपसर्ग है। संस्कृत में होते हैं कितने उपसर्ग, 22। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूं, जैसे प्रे, परा, अप, सम, आंग, परि, अधि। अच्छा ध्यान तो आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया ये क्या है, उपसर्ग है। ये कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो देखिए यहां मैंने जो जिक्र किया है इस बात को लेके किया है कि आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे समझना है। तो हमें क्या करना है, अब इस प्रे में से इसको हमने क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। प्रे का क्या करना है, वर्ण विच्छेद। तो देखो प अलग कर दिया, रे अलग कर दिया, और अ प्लस एजते। मैंने आपको यह बताया था कि पूर्व पद का जो स्वर होगा, अर्थात पूर्व पद में जो ए होगा वो किसका होना चाहिए, वह उपसर्ग का होना चाहिए। तो प्रे क्या है हमारा, उपसर्ग है कि नहीं है, तो ये जो आ है ना, ये आ किसका है, ये उपसर्ग का है। किसका है, प्रे उपसर्ग का। तो अब हमें क्या करना है, इस आ की जगह और इस ए की जगह क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश। क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश। अर्थात यह जो उदाहरण है ना, यह किसका अपवाद है, यह वृद्धि संधि का अपवाद है। किसका, वृद्धि संधि का क्या है ये, अपवाद। अपवाद, अपवाद बोले तो विलोम, उसका विरोध कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एकैक, 2 मिनट के लिए समझना है, एकैक, 1 प्लस 1, दिख रहा है सबको, 1 प्लस 1। अब देखो पूर्व पद में क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण आ रहा है, और उत्तर पद में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है, परंतु अंतर क्या है, अंतर इतना सा है कि यह शब्द का अ है और यह किसका है, उपसर्ग का अ। ऐसा अगर आपको उदाहरण आता है तो इसमें आपको ये समझना है, इतना समझदारी से काम लेना है कि बिल्कुल सेम से हैं दोनों,
लेकिन यहाँ क्या हो रही है, पर रूप संधि। यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि संधि। अंतर क्या है, अंतर केवल इतना सा है कि ये जो आ है, देखो मैं आपको और स्पष्ट करता हूं, क में से ए निकाल लिया, यहाँ एक। अब जो हमारा ये आ है, ये किसका है, ये शब्द का ए है। किसका ए, शब्द का। लेकिन जो ये वाला आ है, ह्रस्व है, ये किसका है, उपसर्ग का है। किसका है, उपसर्ग का। तो इसलिए आपको ध्यान रहे, ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। क्या है ये, वृद्धि संधि। और ये कौन सी है, पररूप संधि। तो ये ध्यान रखना कि इनमें इतना अंतर है कि जो पूर्व में आ होगा वो किसका होगा, उपसर्ग का होगा। किसका होगा, उपसर्ग का। तो यहां हो जाएगा पररूप एक आदेश। ये किसका अपवाद है, ये संधि किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का। तो आपको मैंने दोनों उदाहरण स्पष्ट कर दिए, जिससे कि आपके दिमाग में कोई प्रकार की शंका या डाउट ना रहे। अब देखिए इसकी और उदाहरण देखते हैं अपन। चलिए, ये तो क्लियर है ना। अब देखो इसके उदाहरण, और ये इसके दो उदाहरण बनेंगे। एक तो बनेगा ए वाला, एक बनेगा ओ वाला। एक तो बनेगा ओ वाला और एक बनेगा ए वाला। हाँ, तो एक बनेगा ओ वाला और एक बनेगा ए वाला। तो अब मैंने आपको ए वाला बता दिया। जैसे देखो मैंने अभी और बताया था आपको कि जैसे प्रेरित लिख दिया ना। अब हमें लिखना है क्या, प्रेरित एक बता दिया और इसमें हमने लिख दिया है अब उपोष्टि। क्या है, उपोषति। अब देखो इसका भी बिल्कुल सेम करना है, उप प्लस ओषति। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, आप बताइएगा कि जो पूर्व पद है, कौन सा है, पूर्व पद। तो इस पूर्व पद में आपको जो ह्रस्व दिख रहा है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं एक बार वर्ण विच्छेद करके। देखो भाई, अब जो हमें यहां ये आ दिख रहा है, ये आ किसका है, ये उपसर्ग का है। किसका है, उपसर्ग का है। पूर्व पद में उपसर्ग का है। तो अब ये ए उपसर्ग का है और ये ओ है। ये ओ धातु हो गई, मैंने ओष्टि धातु हो गई। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम जब संयोग करते हैं, मेल करते हैं, तो यहां बन जाएगा पर रूप संधि। पर रूप संधि बन जाएगी। और पर रूप संधि होने के बाद इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और नहीं इसमें क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। तो यहाँ वृद्धि नहीं होगी, तो इसलिए रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उपोष्टि। उपोष्टि रूप बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप और भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे देखो प्रोघ्यते, प्रोघ्यते, प्रोघ्यते। और जैसे अवोष्टि। तो ये आपके उदाहरण बिल्कुल इसी के प्रकार से होंगे। तो यानी कि मैंने आपको ये दोनों उदाहरण कर दिए, ए वाले और ओ वाले, ए वाले और ओ वाले। तो प्रे प्लस आघियते, इसका हो जाएगा प्रे प्लस ओ घी यते। इसका अब प्लस ओषति। ठीक है जी। तो सॉरी, अब आएगा, अब तो देखो ये उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ, बार बार ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो पूर्व पद में जो ए आएगा, ह्रस्व ए आएगा, वह किसका होगा, वह होगा अपना उपसर्ग का। और उत्तर पद में जो ए और ओ आएगा वो होगा अपनी धातु। तो इन जब दोनों का हम क्या करते हैं, मेल करते हैं, तो इनके स्थान पर हो जाएगा पर रूप। पर रूप एक आदेश। तो इस प्रकार से ये उदाहरण क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की शंका है, डाउट है,
तो हमें इस सुझाव के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, आप हमें सुझाव के लिए क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में हमारा आपको जो भी समस्या लगती है, जो भी प्रॉब्लम लगती है, तो उसका समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। हम आपका आश्वासन देते हैं इस बात का। तो ये आपका जो यहाँ तक का हो गया पररूप संधि। इसी को चलते हुए, इसी के संदर्भ में मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगा। क्या कि संस्कृत में क्या होता है कि सूत्रों के साथ साथ एक चीज होती है, दूसरी एक होता है वार्तिक। क्या होता है, वार्तिक। वार्तिक क्या होता है, वो अपने मन से काम करता है, अर्थात वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। वार्तिक का मतलब है इच्छा अनुसार काम करना, और सूत्र का मतलब होता है ये करना ही है। तो हम यहाँ एक और चीज ला के आए, आपको नया देखने को मिलेगा। ये आपकी तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके साथ साथ और देखिए, ये आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा देखने में। आप भी कहेंगे सर ऐसे उदाहरण आते हैं तो वो हमें ये समाधान करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं कि सर हमें इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिएगा, हम आपको लाए हैं, संस्कृत में एक शब्द होता है टी संज्ञा। टी संज्ञा, और इसको जो जिसकी टी संज्ञा होती है उसका होता है टी का लोप होता है। ये दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। एक तो टी संज्ञा और एक टी का लोप। टी संज्ञा और टी लोप क्या है, ये आपको शायद मैं जानता हूं अभी कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इतना कोई डीपली नहीं बताता है, लेकिन डीपली नहीं है, नॉर्मल है। एक तो टी संज्ञा होती है और एक होता है टी लोप। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा को हम कहते हैं नामकरण। नामकरण, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम लिख दिया। भाई अभी मान के चलो कोई नवजात शिशु का जन्म हुआ है, जब तक हमारा उसका नाम नहीं लिया जाएगा या नामकरण नहीं किया जाएगा तो हम उसको कैसे बुलाएंगे, कैसे संबोधन करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका नामकरण। तो नामकरण को कहते हैं संज्ञा, और यहाँ हो रही है टी संज्ञा। समझ रहे हो, यानी कि नामकरण को कहते हैं संज्ञा कहते हैं। और टी लोप क्या होता है, यानी कि जिसका नाम लिख दिया जाता है, जिसका नामकरण कर दिया जाता है, उसकी होता है लोप। भाई जैसे मान के चलो एक थोड़ा सा उदाहरण, मैंने कहा कि रवि पानी लेकर आओ, तो मैंने क्या रवि को नामकरण कर दिया, तो रवि को पानी लाना मस्ट हो गया। अगर मान लीजिए मैं क्लास में कहता अरे पानी लाना भाई, तो अब सब बच्चे कोई इधर देखता कोई इधर देखता। क्यों, कि मैंने तो किसी से पर्सनली कहा है नहीं, किसी का नाम थोड़ लिया है। अगर नाम ले देता तो वो निश्चित पानी लेकर आता। तो ऐसे ही जब तक हम नामकरण नहीं करेंगे तब तक हम किसका लोप करें, मेरी बात समझियो। तो एक तो हो गया टी संज्ञा नामकरण, और टी का लोप, अर्थात जिसका नामकरण हो जाता है उसको वह काम करना होता है। अर्थात यहाँ क्या है, टी संज्ञा कर दी हमने, इसका नाम रख दिया और उसका हो जाएगा लोप। अब तीसरी बात आती है, टी क्या है। टी क्या है, यह सवाल आपने पहली बार सुना होगा कि टी क्या है। टी क्या है, टी चाय वाली नहीं है, टी ये वाली चाय नहीं है, पीने वाली नहीं है। यहां टी से मतलब क्या होता है, यानी कि यहां टी से मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना है इसको थोड़ा सा। यानी कि जो हमारा पूर्व पद होता है एक तो, और एक होता है उत्तर पद। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मेरी बात समझ रहे हो, पूर्व पद और उत्तर पद। जो हमारा पूर्व पद होता है, जो हमारा पूर्व पद होता है, उस पूर्व पद का जो अंतिम अच होता है, अच माने स्वर, यानी कि पूर्व पद का अंतिम स्वर, पूर्व पद का अंतिम स्वर टी कहलाता है। बात समझ आई, ये इसका आंसर हो गया। पूर्व पद का जो अंतिम अच है, पूर्व पद में जो अंतिम अच होगा वह टी संज्ञा कहलाता है, और उसकी टी संज्ञा होती है, और जिसकी टी संज्ञा होती है उसका होता है लोप। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आप गारंटी से, मैं विश्वास करता हूं कि शायद आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो जैसे इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना बेटा। ये सारा मैं थोड़ा समाप्त करता हूं,
और आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं आपको संतुष्ट करके रहूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो, क्या लिख दिया, मनीषा, ये मनीषा लिख दिया। क्या लिख दिया, मनीषा। और हमने इसका किया संधि विच्छेद। क्या किया, ये उदाहरण ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, उदाहरण। हमने लिख दिया मनीषा और हमें करना है इसका संधि विच्छेद, तो हो जाएगा मनस प्लस ईसा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मनस प्लस ईसा। तो अब हमें करना क्या है बेटा जी, इसमें कुछ नहीं करना है, मनस प्लस ईसा। क्या, अब देखो तुमको समझ आना चाहिए कि जो ये वर्ण दिख रहा है आपको, स दिख रहा है, स, क्या आप इसको स्वर कहेंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, हलंत है। मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हम आपसे कहें कि जो ये स दिख रहा है, क्या ये स अंतिम अच है, क्या अंतिम स्वर है, क्या नहीं है ना, क्योंकि स्वर में तो क्या आते हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औच, ये शब्द आते हैं। क्या आपको इनमें कहीं स्वर दिख रहा है, स में नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं आपको स्पष्ट करने के लिए, देखो मन में से क्या निकाल लिया, अ, अस प्लस ई, सा। अब ध्यान रखना, अब जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको मैं ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टी, क्या कहते हैं, टी संज्ञा। क्या होगा इसकी, इसकी होगी टी संज्ञा, क्योंकि नाम में क्या है, तो इस पूरे पूर्व पद का जो अंतिम अच है वो क्या हो जाएगा, ऐ तो माना जाएगा भाई। पूर्व पद का जो अंतिम अच होगा वो क्या माना जाएगा, अ। भाई नाम अ है और ये तो ऑलरेडी पहले से क्या है, ये तो हलंत है, व्यंजन है, इसको हम स्वर नहीं मानेंगे। तो जो पूर्व पद में ना है और ना में क्या छुपा हुआ है, अ, तो यहां टी किसको माना जाएगा, यहां टी माना जाएगा केवल अंतिम स्वर को। इस ए को क्या माना जाएगा, टी, इसे कहेंगे अपन टी। क्या है ये, टी है। और जब टी का, अब टी में ये भी तो आएगा, क्यों, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है भाई, अच के बाद इसका कोई महत्व है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये आप ऐसे मानो पूरा टी हो गया। अब ये टी हो गया तो टी होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोप, इस टी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, मन प्लस ईसा। बना कि नहीं बना भाई, टी का लोप हो गया तो मन प्लस ईसा। अब ये ना हलंत है तो इसको पूरा कौन करेगा, ई करेगा, तो रूप बन जाएगा मनीषा। झूठ मत बोलो, किसको समझ पसंद आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया बता बेटा। मनीषा बन गया, थोड़ा समय साफ लिखता हूं इसको, क्या बन गया, मनीषा। ऐसे समझना है इसको। इसके उदाहरण और दूंगा एक और भी मैं आपको, जिससे आप क्लियर हो जाएगा। मनस ईसा, मन में जो आ था उसको निकालिया, टी हो गया, टी का लोप कर दिया और मनीषा बन गया। जैसे देखो एक उदाहरण और देख लो, पतंजलि, इंपॉर्टेंट उदाहरण बेटा। एक मिनट, क्या था वो, हाँ पतंजलि था, पतंजलि। अब देखो इसमें क्या करना है, ये क्या है, इनको अपन क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट सवाल है, ये आते हैं इनमें से, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी मोस्ट है। तो अब देखो पतंजलि, तो पतत, पतत प्लस अंजलि। अब देखो वही कंडीशन है सेम बिल्कुल। तो हमें क्या करना है,
इसमें टी क्या हो जाएगा, इस तय में क्या छुपा हुआ है, आ। भाई ये तो पहले से ऑलरेडी क्या है, हलंत है, ये तो पहले से ही क्या है, व्यंजन है। तो हमें क्या करना है, इस ता में क्या छुपा हुआ है, आ। तो प त अत, क्या है, अत प्लस अंजलि। मैं आपको ये चाह रहा हूं किसी प्रकार से आपको स्पष्ट हो जाए। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक में, इसको क्या कहेंगे, टी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टी। इसको क्या कहेंगे, टी कहेंगे। अब टी कह दिया तो जब टी आपका ऐसे टी संज्ञा हो गई तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप। तो हमारा शब्द बचेगा बेटा, ये बचेगा पत प्लस अंजलि। अब देखो क्या करना है, अब इसको पूरा तय को पूरा कौन करेगा, ये ए कर देगा। तय को कौन पूरा करेगा, आ। तो बन जाएगा पतंजलि। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई डाउट, कोई शंका। इसी प्रकार देखो उदाहरण, और यहां तक कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण बेटे। टीका क्लियर हो गया ना। चलिए ये पूर्व रूप संधि, ये पर रूप संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। इससे सरल तरीके से मैं जानता हूं शायद आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इसके बाद देखो उदाहरण, जैसे सकंदु, क्या है, शकंधु, ये सकंधु है। सकंधु, करकंधु, ये दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। सक प्लस अंधु एक, और कर्क प्लस अंधु, ये दो शब्द आपको दिख रहे हैं। अब मैं इनमें आपको बताना चाहूंगा क्या, टी। तो इसमें जो पहले में टी होगी, अगर मान के चलो ये दीर्घ संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है, दीर्घ संधि का। मैं आपको एक कोष्टक में लिखता हूं, इधर यहां लिख देता हूं मैं, इधर सामने, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का अपवाद। अब अपवाद कैसे देख लो एक बार तुम ध्यान से। सक में अ है, कै में अ है, और इधर भी अ है। आपको बताया था कि जब समान स्वर मिल जाते हैं, पूर्व पद में भी ए, उत्तर पद में भी ए आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, दिख रहा है ना। जब ए और ए जब अगर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां आ बनना चाहिए था, नियम नहीं मांगता है भाई, पूर्व पद में आ, उत्तर पद में आ रहा है। जब दोनों का, इधर भी पूर्व पद में आ, उत्तर पद में भी ए आ रहा है, तो जब दोनों का संयोग करेंगे तो दीर्घ बजना चाहिए था ना, बन गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या है, इसका वादित करके क्या बन जाएगा, देखो यहां क्या होगा कि इसमें से क्या निकालना है हमको, स क, और यहां हमको निकालना है आ, और यहां हमने लिखना है इसके बाद अंधु। अब मैं आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूं, जो ब्लैक में दिख रहा है, जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा टी लोप। हमने क्या कर दिया, ए का लोप कर दिया, और जब लोप कर दिया तो हमारी स्थिति आ गई शक प्लस अंधु। और जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कै को पूरा कौन करेगा, ये आ कर देगा, तो रूप बन जाएगा शकंधु। झूठ मत बोलना बेटे, समझ आए तभी बताना। कमेंट बॉक्स में मुझे इस बात का सूचित करना कि सर हमको यहाँ से नहीं आया, जिससे कि मैं अगले नेक्स्ट क्लास में इसका सुधार कर सकूं और आपको अच्छी प्रकार से समझा सकता हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती।
क्योंकि शिक्षक का यही धर्म बनता है, उसका यही कर्म बनता है कि जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं है तो उसका पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। ये जो क को क्या कहेंगे? टी लोप कहेंगे, टी कहेंगे। क्यों कहेंगे टी इसको? मैंने आपको पहले बताया था कि जो पूर्व पद का अंतिम अच होता है, अंतिम स्वर होता है, उसे टी संज्ञा कहते हैं, उसको टी कहते हैं, इसलिए टी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला इसमें उदाहरण देखिएगा, करकंदू दे रखा है। क्या दे रखा है? करकंदू। ऐसे बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इसमें टी क्या हो जाएगा? इसमें से हम क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे, कर्क, और यहां निकाल लिया हमने क्या? अ। क्या निकाल लिया? अ। इस ए को क्या कहेंगे? ये अंधु है, ये अंधु तंदु रहेगा, यहां प्लस लग जाएगा। तो अब ये जो हमने दिख रहा है ना कोला में, ये है अपना टी, और टी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। हो गया लोप। तो टी का लोप होने के बाद हमारी स्थिति आएगी करकंधु। ठीक है ना। इसी के टाइप का आप करके देखना खुद भी स्वयं। तो इस प्रकार से करकंधु हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि जहां तक वहां तक आपको मेरा जो ये क्लास है पसंद आई होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जो भी कुछ धर्म के साथ और कर्म के साथ जोड़ काम करता हूं, और ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई शंका है, डाउट है, तो बेटा आपके पास हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में डालिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और ये आपकी जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बार बार यही कहना, शेयर करने से मुझे कोई फायदा नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में आपका लाभ होना चाहिए बच्चों का। क्योंकि जो हमारा इतना टाइम जा रहा है, हम इतना टाइम लगा रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं आई तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ज्ञान प्रत्येक बच्चे के पास जाए, और हो सकता है हमारे ज्ञान से किसी बच्चे का जीवन सुधर जाए, किसी जीवन बच्चे का बदल जाए, तो हमें कितनी खुशी होगी। यही आप आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। और थैंक यू, धन्यवाद। बार बार देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो।